हेलो एवरीवन, सभी लोग कैसे हैं? सभी का वेलकम टॉपर फाउंडेशन क्लासेस में। और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में चंपारण सत्याग्रह को, और आज उससे आगे की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट को देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रहा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे 1916 आईएनसी सेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स। आपको पता होगा इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स का रियूनियन हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी यूनिटी देखने को मिली थी। इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आता है पीटी में। और उसके बाद हम लोग रॉलेट एक्ट देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, जलियांवाला बाग मैसेकर। और उसके बाद हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज इतनी चीज़ों पर बात होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग सब अपनी तैयारी में लगे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आप लोग सब इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें एग्ज़ाम के पहले। अधिकतर क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम लोग होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देख लेते हैं। WW1 को देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोमाक्ता मारू इंसिडेंट को डिस्कस किया था। ये कोमाक्ता मारू का जो इंसिडेंट था वो ये WW1 की शुरुआती फेज़ का था, यानी 1914 से 1918 हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। और इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हम लोगों को पता है कि इंडिया उस समय कॉलोनी थी ब्रिटेन की, और इंडिया को भी झोंक दिया गया था, इंडियन फोर्सेस को भी। जो कंपनी के ट्रूप्स में इंडियन सिपॉयज थे उनको भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया था ब्रिटेन ने। एलाइज और एक्सिस दो पावर्स थे, दो गुटों में बटा हुआ था। एलाइज और एक्सिस, एलाइज पावर्स में हम देखते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान सब एलाइज पावर्स में रहते हैं। फ्रांस, रशिया, जापान, यूएस, ये सब एलाइज पावर्स के रहते हैं। और एक्सिस पावर्स में हम देखते हैं तुर्की रहता है, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ये सब एक्सिस पावर्स में रहते हैं। एक्सिस पावर्स या सेंट्रल पावर्स भी किताबों में लिखा रहता है, सेंट्रल पावर्स, ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रल पावर्स। हम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि तुर्की के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे ट्रीटी ऑफ सर्व साइन होती है, जिसके कारण तुर्की को रिनाउंस करना पड़ता है, अपनी अपनी जितनी टेरिटरी रहती है उसकी राइट्स रहती है ओवर अरब एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में। जो भी उसके टेरिटोरियल क्लेम्स रहते हैं वो सब उसे रिनाउंस करना पड़ता है, और उसके खलीफा को भी पद से हटा दिया जाता है। इस घटना के बाद खासा गुस्सा देखने को मिलता है मुस्लिम वर्ल्ड में। जो मुस्लिम कम्युनिटी थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये काफ़ी गुस्साई रहती है एलाइज पावर से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज की विक्ट्री होती है, ये जीत जाते हैं। और इन्होंने तुर्की के साथ बहुत हार्श ट्रीटमेंट कर इन्होंने किया। मुस्लिम कम्युनिटी जो ऑल ओवर वर्ल्ड से थी, ये काफ़ी नाराज़ हो जाती है इनसे। और इसी का परिणाम हम लोग देखते हैं कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी आगाज़ करते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी खिलाफत मूवमेंट की आगाज़ करती है उस वक्त। और साथ ही साथ 1920 में नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट चलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ सर्स हम लोग याद रखेंगे। ये 1920 अगस्त 1920 की ये ट्रीटी थी जो एलाइज ने तुर्की के साथ साइन किया था। और तुर्की को इतना मिसट्रीट किया था कि वहाँ के खलीफा को, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे, मुस्लिम कम्युनिटी पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड उनको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानती थी, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया था। जस्ट एज ए इंसल्ट था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, ठीक है। और इसी का गुस्सा हम लोग देखते हैं 1920 में खिलाफत मूवमेंट के तौर पे, जो नॉन कॉपरेशन के साथ चलता है। चलिए अब बात करते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मैंने थोड़ा सा आपको आउटलाइन बताया, जो कि जानना जरूरी था। अब इसी का रिफ्लेक्शन हम अलग अलग मूवमेंट में देखते हैं।
भारत में 1915 में गांधी जी आ चुके थे साउथ अफ्रीका से, और उनके चंपारण सत्याग्रह यानी 1917 में जब वो चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं, उसके पहले ही होम रूल मूवमेंट चल रहा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तिलक साहब 1914 में रिहा हो जाते हैं जेल से, और जेल से रिहा होने के बाद वो होम रूल मूवमेंट चलाते हैं। तो इसके फ्रेंड्स दो ब्रांचेस थे। एक ब्रांच बीजी तिलक चला रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया, और एक ब्रांच चला रही थी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट 1896 में भारत आई थी, और इनका काफ़ी योगदान रहा भारत में फ्रीडम मूवमेंट में भी। आपको पता होगा 1917 का जब आईएनसी सेशन हुआ था कलकत्ता में, तो एनी बेसेंट ही पहली विमेन प्रेसिडेंट थी जिन्होंने उसको प्रिसाइड किया था फ्रेंड्स, ठीक है। एक चीज़ और आपको एनी बेसेंट के बारे में याद रखना चाहिए कि आज जो हम बीएचयू देख रहे हैं, इसकी भी नींव रखने वाली, इसको भी इस्टेब्लिश करने में भूमिका एनी बेसेंट का है, ठीक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस मूवमेंट को की भी आगाज करने वाली एनी बेसेंट ही हैं। तो एनी बेसेंट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और होम रूल मूवमेंट भी एनी बेसेंट चला रही हैं। तो अब हम देखेंगे कि बीजी तिलक जो होम रूल मूवमेंट चला रहे थे, इनका मेन पर्पस था सेल्फ गवर्नमेंट लेना। और ये सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं था कि अंग्रेजों से आज़ादी, बल्कि ये उसी जैसे बाकी सारे ब्रिटेन की कॉलोनीज को सेल्फ गवर्नेंस का राइट्स मिला हुआ था, उसी तर्ज पे ये चाहते थे कि चूंकि उस समय इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इंडिया को भी वो राइट्स मिले। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये नारा उन्होंने दिया था, और वो सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज की मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर रहे थे। तिलक साहब का जो होम रूल मूवमेंट था, वो मेनली पॉपुलर था आपका महाराष्ट्र में, क्योंकि तिलक साहब ऐसे भी महाराष्ट्र के थे, तो ये काफ़ी पॉपुलर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इनका जो कवरेज था होम रूल मूवमेंट का, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। तिलक साहब ने जो होम रूल मूवमेंट चलाया था, इसका कवरेज था महाराष्ट्र, ओके, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंसेस, उसके बाद बेरर, ठीक है। महाराष्ट्र में एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में फिर एनी बेसेंट एक्टिव थी उस समय, उनका होम रूल मूवमेंट एक्टिव था, ओके। तो एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, एंटायर महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरर में तिलक साहब का चल रहा था होम रूल मूवमेंट। तिलक साहब के होम रूल मूवमेंट के साथ बहुत सारे कई और लीडर्स भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सापरू, ये सारे इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही हम देखें कि एनी बेसेंट का भी मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। एनी बेसेंट का मूवमेंट चल रहा था। ये रेस्ट ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें, इनका रेस्ट ऑफ इंडिया में चल रहा था, इंक्लूडिंग मुंबई, ओके, इंक्लूडिंग मुंबई। और चूंकि ये आयरिश होम रूल लीग से ये प्रभावित था एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट, इन्होंने उसी स्टेप्स पे भारत में भी होम रूल मूवमेंट की आगाज की, और जो लीडर्स एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें बड़ा नाम आता है, जॉर्ज अरुणदेल का नाम आता है, रामस्वामी अय्यर का नाम आता है। अरुणदेल और रामस्वामी अय्यर, ये लीडर्स इनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और आता है कि एनी बेसेंट दो न्यूज़पेपर को भी की भी एडिटर थी, और वो थी न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है, प्रीटी का क्वेश्चन है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ठीक है फ्रेंड्स। ये दो न्यूज़पेपर की एडिटर एनी बेसेंट ही थी। उसके बाद हम बात करते हैं, होम रूल मूवमेंट तो 1916 में स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही आईएनसी सेशन भी हम देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, जो कि लखनऊ में होता है उन दिनों 1916 में, ठीक। ये सेशन की कुछ खास बातें हैं, पॉइंट्स, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजदूर। आपको पता होगा कि ये हिस्ट्री में ये सेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स
जो कि सूरत स्प्लिट 1907 में अलग हुए थे अपनी विचारधारा को लेकर, वो इस सेशन में रीयूनाइट हो जाते हैं और इस रीयूनियन का श्रेय एनी बेसेंट और विजय तिलक को भी जाता है, जिनके प्रयासों से ये रियूनियन हो सका। तो ये एक बड़ी बात थी, कांग्रेस को और मजबूती मिली, जिससे इसका एक विंग जो 1907 में अलग हो गया था, अब ये लोग फिर से यूनाइट हो गए। राइट फ्रेंड्स, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस आईएनसी सेशन 1916 का। और इसके बाद हम देखते हैं नंबर एक और चीज हुई थी कि उस समय फिरोज शाह मेहता, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे एक्सट्रीमिस्ट के, उनकी डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये लगा था कि अब हमें एक्सट्रीमिस्ट को अपने कमिटी में ले लेना चाहिए, अपने साथ ले लेना चाहिए, और हमें बहुत स्ट्रांगली ब्रिटिशर्स का सामना करना चाहिए। ठीक है, एक वजह तो ये रही, और दूसरी और एक चीज हुई थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये भी यूनाइट हो गए थे। ठीक है, इन लोगों की भी यूनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यूनिटी जो देखने को मिलती है, और इसी पे सरोजनी नायडू मोहम्मद अली जिन्ना को बोलती हैं कि ही इज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये बात अलग है कि मोहम्मद अली जिन्ना ही बाद में चलकर एक चीफ प्रोपोनेंट बनते हैं। पाकिस्तान के क्रिएशन को लेकर सबसे बुलंद आवाज उनकी उठती है, और इतना अड़ जाते हैं कि पाकिस्तान के फॉर्मेशन को लेकर कि वो डिमांड फाइनली माननी ही पड़ती है। लेकिन अभी तक की हिस्ट्री में हम देख रहे हैं, अभी तक यहाँ तक की हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि कैसे मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर तक कहा गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। समय के साथ कैसे कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स चेंज हुए फ्रेंड्स, हमें हिस्ट्री से ये भी सीखने को मिलता है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, ये लोग मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लोग अपना यूनाइटेड डिमांड्स एक संयुक्त रूप में ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं, और जिससे ये पता चलता है कि 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था वो कितना इम्पोर्टेंट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जिनको कभी एम्बेसडर कहा गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना, वो बाद में कैसे फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए अड़ जाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री है, ये चीज़ें होते रहती हैं। अब उसके बाद आईएनसी सेशन की ये दो खास बातें आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म। इसके फीचर्स आपको पीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या ये ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या इनमें से कौन से फीचर्स हैं, और आपको 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएं उसमें से आप फिर आपको 1, 2, 3 या 1 और 3 इस तरह से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आपको ये रिफॉर्म जरूर पढ़ के जाना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसका नाम फ्रेंड्स क्यों रहता है गवर्नमेंट मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्यों बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को? क्योंकि एडविन मोंटेग्यू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं। मैंने आपको बताया था, और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट है वो 1858 के एक्ट से क्रिएट किया गया था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये भारत के वाइसरॉय रहते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स इस एक्ट का नाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी पड़ता है। ठीक है, ये भारत के उस समय वाइसरॉय रहते हैं। इसके अधीन फ्रेंड्स कुछ चेंजेस इसमें लाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। देखिए वो चेंजेस कितने महत्वपूर्ण हैं, और आज भी वो कैरी हम लोग देखते हैं। आज जो हम लोग फंक्शनिंग देख रहे हैं अपने लोकसभा राज्यसभा का बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, उसका रिलेशन यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम अब इसके फीचर्स को देखेंगे, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे। देखिए कैसे प्रोटेस्ट, कैसे डिमॉन्स्ट्रेशंस, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स को भी मजबूर करता गया कि उस समय पर एक्ट्स लाते गए, और कुछ कुछ चेंजेस उन्हें लाना पड़ा। भले ही ये काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इसके लिए हालांकि, लेकिन फिर भी उन्हें करना तो पड़ा ही। तो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को हम लोग एक नज़र देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंसेस थे हमारे, उसमें इन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस किया। डायरकी का मतलब होता है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या डुअल गवर्नेंस। डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस, इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस, ठीक है। उस समय जो हमारे देश में जितने भी प्रोविंसेस थे, उसमें दोहरी शासन व्यवस्था लाई गई। मतलब एक बाई कैमरा लेजिस्लेचर उन्होंने प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सेकेंडली, जो सब्जेक्ट्स थे फ्रेंड, जिसपे लॉ मेकिंग का राइट्स मिला हुआ था, उस सब्जेक्ट्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। एक हो गया आपका रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक हो गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट्स तो था, वो था जैसे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, ये सब रिजर्व सब्जेक्ट्स था जो गवर्नर के कंट्रोल में डायरेक्टली रहते थे। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स था जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर करते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा वो मिनिस्टर्स इलेक्ट होते थे, ठीक है। और उसको ये उन सब्जेक्ट्स को, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को ऐसे मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर करते थे। तो सब्जेक्ट्स को फाइनली प्रोविंसेस में दो कैटेगरी में रखा गया, रिजर्व कैटेगरी में और ट्रांसफर्ड कैटेगरी में, और इसकी गवर्नेंस अलग अलग की गई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया प्रोविंसेस में, मतलब बाई कैमरा लेजिस्लेचर होगा प्रोविंसेस में, ठीक है। तीसरा जो चीज इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंड्स, वो था इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी कुछ बदलाव लाए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी इन्होंने कुछ चेंजेस लाया। हालांकि नो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि अभी भी सेंटर पे कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। और जो गवर्नर जनरल थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वही चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बने रहे। गवर्नर जनरल, या हम कहें वाइस रॉय, जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ही यूज टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एट दिस टाइम ऑल्सो, ओके। द गवर्नर जनरल कंटिन्यू टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को भी ये बाई कैमरल करते हैं। ये किस तरह से बाई कैमरल करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेचर, आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इसकी शुरुआत हुई, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इन्होंने यहाँ पे क्या एक इन्होंने किया द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आज हमारा राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसका टेन्योर उस वक्त 5 ईयर रखा गया। और आज भी हमारे राज्यसभा का टेन्योर हालांकि 6 ईयर्स का है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ हमारा राज्यसभा हमारी एक परमानेंट बॉडी है। उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट को ये लोग क्रिएट किए थे, जिसका टर्म इन्होंने टेन्योर इन्होंने 5 ईयर्स का रखा था। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट किया फ्रेंड्स, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इनका टेन्योर इन्होंने 3 ईयर्स रखा, ठीक। तो इस तरह से इन्होंने बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद गवर्नर जनरल को कुछ पावर्स दिए गए। वो पावर्स था कि ये जब चाहे अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे अपने बिल्स को सर्टिफाई कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं बजट कट्स, ये सारे स्पेशल एडवांटेजेस इनको दिया गया। द गवर्नर जनरल हैड द स्पेशल पावर्स टू रिस्टोर बजट कट्स। आप इनको याद रखेंगे, ये फीचर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। सर्टिफाई करना हो अगर बिल्स को, इसके लिए भी इनके पास विशेष पावर थी। एंड ऑर्डिनेंस इशू का भी पावर इनके पास था, एंड इशू ऑर्डिनेंसेस, ओके। अब
ज़रूर बताइए और आप ज़रूर सोचिए कि अभी ऑर्डिनेंस का पावर प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के अंदर है, हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर उन्हें ऑर्डिनेंस मेकिंग राइट है फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ये आपकी हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब चलिए एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, मेकिंग ऑफ गांधी। ठीक, हम लोग देखते हैं कि 1893 से टिल 1914 तक ये टाइम पीरियड गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते हैं। वहाँ वो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जाते हैं और जब वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वो देखते हैं इंडियंस के खिलाफ या एशियन के खिलाफ, तो वहाँ कुछ वक्त रहने का वो फैसला लेते हैं। इस तरह से 1914 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका में रहते हुए भी हालांकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने काफ़ी काम किया। उन्होंने ही वहाँ पे नाटल इंडियन कांग्रेस इस्टेब्लिश किया था फ्रेंड्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ज़रूर याद रखिए, नाटल इंडियन कांग्रेस। ओके, इसको गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था ताकि इंडियंस को यूनाइट किया जा सके, और एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन, न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गांधी इन इंडिया। अगर हम पढ़ें 1915 में जब वो आते हैं गांधी इन इंडिया, तो एक साल तक सिर्फ देश का भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि इंडियंस किस एक्सप्लॉयटेशन और किस पैथेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक साल उन्हें समझने में लगता है, अलग अलग जगहों का वो टूर करते रहते हैं। और हम जानते हैं फर्स्ट उनका सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होता है, फर्स्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस जो चंपारण की धरती से वो स्टार्ट करते हैं 1917 में। ठीक, इसके पहले फ्रेंड्स आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह में इनवाइट किया जाता है राजकुमार शुक्ला के द्वारा, जो कि 1916 के लखनऊ सेशन में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन में गांधी जी को इनवाइट करते हैं ताकि वो चंपारण आए और वहाँ के जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनकी स्थिति को देखें। गांधी जी अपने वादे को पूरा करते हुए 1917 में चंपारण पहुँचते हैं और बाकी सारे बहुत सारे लीडर्स भी हालांकि गांधी जी को सपोर्ट करते हैं सत्याग्रह में, जैसे राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ये लोग भी गांधी जी के साथ चंपारण पहुंचते हैं। और वहाँ जो चंपारण में 3 कठिया प्रणाली चलती रहती है। ये 3 कठिया सिस्टम के अंतर्गत फ्रेंड्स जो फार्मिंग कम्युनिटी थी यानी पेजेंट्स थी, उनको 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, इस इतने ज़मीन पर, मतलब 3 कट्ठे पे, जब अगर उनके 20 कट्ठे का ज़मीन है उनके पास, तो उन्हें अपने 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती करनी है और ये मस्ट है। अगर ये नहीं करते हैं ऐसा तो इनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी, इनसे हाई टैक्सेस वसूले जाते थे, तरह तरह की इनको यातनाएं दी जाती थी। और ये इंडिगो इनको क्यों चाहिए था, तो ये इंडिगो ही चाहिए था, ये बेसिक रॉ मटेरियल था, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, औद्योगिक क्रांति का वो दौर था उनके लिए, उनकी नई मशीनें चल रही थी, उनके टेक्सटाइल मिल्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए उन्हें नील चाहिए थी और बेस्ट क्वालिटी इंडिगो का कल्टीवेशन होता था भारत में। भारत के चंपारण में इंडिगो जो रॉ मटेरियल थी उनकी इंडस्ट्रीज के लिए, इसकी भरपाई वहाँ से होती थी। तो उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की रफ्तार को और गति देने के लिए वो और एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिए चंपारण के अंदर, किसानों को मजबूर किए कि अगर वो नहीं चाहे या नहीं चाहे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें अपने 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती करनी है, मतलब करनी है। भले ही उस नील की खेती करने के बाद उनकी ज़मीनें बंजर हो जाती थीं, उन्हें सही दाम नहीं मिलता था। जो नील्हे थे यानी जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो उन्हें काफ़ी टॉर्चर करते थे, उन्हें उचित दाम नहीं मिलता था। ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये काफ़ी लंबे वक्त से सारी चीज़ें चल रही थी। मगर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हुआ तो इंडिगो की जो डिमांड्स थी उनके इंडस्ट्रीज़ की वो और बढ़ गई और साइमल्टेनियसली यहाँ के जो पेजेंट्स थे चंपारण में उनकी और दुर्दशा होने लगी। ठीक है, अब जब ये 3 कठिया प्रणाली वहाँ चल रही थी और गांधी जी वहाँ पहुँचे और वहाँ के लोगों की जब उन्होंने हालत देखी, तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इस प्रथा को ख़त्म करना ही पड़ेगा। इस फाइनली जो आउटकम निकलता है गांधीयन सत्याग्रह का,
देखिए, फर्स्ट सत्याग्रह में ही उन्हें कामयाबी मिलती है, इस दिन कठिया प्रणाली को खत्म करना पड़ा। और एक चीज इससे जुड़ी हुई है फ्रेंड्स, वो ये है सिस्टम अबॉलिश्ड। एक चीज और इससे घटना जुड़ी हुई है कि जब सिंथेटिक इंडिगो का फिर दौर आया, जैसे जर्मनी वगैरह ने जब सिंथेटिक इंडिगो अपना निकालना शुरू किया, तो जो चंपारण के इंडिगो प्लांटर्स थे, उनके इंडिगो का डिमांड कम होने लगा। अब भरपाई चूंकि वहाँ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से होने लगी ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन को भी लगा कि हम क्यों इनको इनके नील के पीछे पड़े रहे हैं, जब इन्हें मुझे हाई क्वालिटी का इंडिगो मिल रहा है, तो इस सिंथेटिक डाई मिल रहा है, तो फिर हम इनके नील के पीछे क्यों पड़े रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो नील की खेती करते करते उनके जो खेत इनफर्टाइल हो गए थे किसानों के, अब उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा। वो तो ऐसे भी बिना खाए भी मरते और ऐसे भी मरते, एक्सप्लॉयटेशन से भी मरते और बिना खाए भी मरते, और उनकी जमीन पर और कुछ उगाई भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि लंबे समय से नील की खेती करते करते इतनी बंजर हो चुकी थी। तो बहुत दोहरी मार से ये किसान गुजर रहे थे। फाइनली चंपारण सत्याग्रह के बाद ये 3 कठिया सिस्टम को खत्म किया गया। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी की विक्ट्री होती है उनके फर्स्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ओके, अब इसी से ही रिलेटेड कुछ और भी घटनाएं हैं उसी समय की, जो हम लोग देख लेते हैं। एक तो है अहमदाबाद का जो मिल स्ट्राइक होता है, बाद मिल स्ट्राइक, ये कॉटन मिल ओनर्स और वर्कर्स को लेकर होता है रिगार्डिंग ओवर प्लेग इशू, प्लेग बोनस। प्लेग फैली रहती है और उसके बोनस को लेके काफी विवाद होता है वर्कर्स और कॉटन मिल ओनर्स के बीच में। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये फ्रेंड्स ये आपकी 1918 की घटना है। और उसी से रिलेटेड एक खेदा सत्याग्रह भी होता है, इससे भी किसान हाई टैक्स को प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, खेदा सत्याग्रह। ठीक है, और एक खेदा सत्याग्रह भी 1918 की ही है। सीक्वेंस में अगर हम देखें तो ये फरवरी की घटना है और खेदा सत्याग्रह मार्च 1918 की घटना है फ्रेंड्स। खेदा सत्याग्रह के हालांकि लीडर होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको गांधी जी हालांकि पूरा फुल सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट में, और ये तीनों ही मूवमेंट कामयाब रहता है। सबसे बड़ी बात, चंपारण से लेकर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेदा सत्याग्रह, ये तीनों ही सत्याग्रह कामयाब होते हैं और वर्कर्स की जो डिमांड रहती है, किसानों की जो डिमांड रहती है, वो मान ली जाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। ये सारा सीक्वेंस से मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे उम्मीद है मैं आपको सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, ताकि कोई भी न्यू कमर, कोई भी न्यू प्रिपरेशन करने वाले बंदे को समझने में आसानी हो। रॉलेट एक्ट, ये एक्ट जो था ये अंग्रेजों द्वारा चलाया गया। मेनली ये सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे फ्रेंड्स ये एक्ट को पारित किया गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने ये एक्ट इसलिए पारित किया ताकि इजीली जो नेशनलिज्म था भारत के अंदर उभरता राष्ट्रवाद था, उसको खत्म किया जा सके। लीडर उनकी मूवमेंट को, जो पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल एजिटेशन वो चला रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको तोड़ा जा सके, और जो देशभक्ति उनमें जाग रहा था उस भावना को भी कम किया जा सके। इसके लिए उन्होंने सेडिशन कमेटी की एक बनाई और उसके रिकमेंडेशंस में उन्होंने रॉलेट एक्ट पारित किया। हालांकि ऑफिशियली इस एक्ट का नाम था फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसका नाम था अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अनार्किकल नाम भी क्या रखा था उन लोगों ने, एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अंग्रेजों को लगता था कि हर क्रांतिकारी एक क्रिमिनल है, ठीक है, और उसकी सही जगह जेल है। अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, और सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना वो देशद्रोह का मामला माना गया इस एक्ट के तहत। अगर आप कुछ भी सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, एक शब्द भी बोलते हैं, तो वो देशद्रोह है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध करना है, विद्रोह करना है, और जो कि कबूल नहीं था इन्हें। तो इन्होंने अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट पारित किया, जो कि इतिहास में रॉलेट एक्ट के नाम से फेमस हुआ। अच्छा, इस एक्ट के तहत उन्हें पूरी आज़ादी थी कि वो किसी भी इंडियंस को गिरफ्तार कर लें कभी भी, और इसमें कोई अपील, कोई दलील उनकी नहीं सुनी जाएगी। बस उनकी गिरफ्तारी हो गई तो हो गई, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं करना है, उन्हें कोई दलील नहीं देना है, कोई एक्सक्यूज नहीं करना है, कुछ नहीं। उनका हेबियस कॉर्पस का भी कोई राइट नहीं है, वो अपनी केस भी किसी से लड़ने के लिए नहीं बोल सकते हैं। बस उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब उनकी गलती जरूर थी इस वक्त से कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, दैट्स ऑल। ये उनका एक तुगलकी फरमान था रॉलेट एक्ट के जरिए, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। और आपको पता होगा
कि जब उन्होंने सैफुद्दीन किचलू, मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ उनका, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया, तो इसका भारी विरोध देखने को मिला। जब इन लोग दोनों को अरेस्ट किया गया तो इसका काफ़ी विरोध देखने को मिला, और बैसाखी के मौके पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, जब अमृतसर में, यानी कि जब बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, बैसाखी का भी महोत्सव था और चूंकि इन दोनों की गिरफ्तारी का भी प्रोटेस्ट मना रहे थे लोग, तो जब ये लोग इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में और उन पे अंधाधुंध फायरिंग की जो ऑर्डर्स दी गई जनरल डायर की तरफ से, जिसमें बहुत सारे भारतीयों की जान गई, जलियांवाला बाग खून से भर गया, और जो उसके चश्मदीद थे उन्होंने देखा कि किस तरह निहत्थे लोग, कोई कुआं में डूब गए, कोई दीवार बाउंड्री के ऊपर से छलांग लगाकर भागना चाहे, निहत्थे तरीके से निर्मम लोगों की जो हत्या हुई, उसने पूरे देश में आक्रोश की आंधी दौड़ पड़ी। ये एक ब्लैक डे है हिस्ट्री की, जहां इस हत्याकांड के बाद इतने भारतीयों की जान गई, इतनी हत्थे निर्दोष लोगों की जान गई। इसके एवज में जब अंग्रेजों ने देखा कि अब जलियांवाला बाग हत्याकांड में गुस्साए लोगों के कैसे गुस्से को शांत किया जाए, तो एक आई वॉश के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। हालांकि हंटर कमेटी ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक आई वॉश थी। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो उस समय भारत के वायसरॉय थे, उन्होंने हंटर कमेटी का गठन किया, और हंटर कमेटी ने जनरल डायर को इसके लिए, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड एक छोटी सी गलती बताकर जनरल डायर को कोई सजा न देते हुए रिहा कर दिया। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ इतना ही इस कमेटी में लिखा कि जनरल डायर को एक नोटिस देना चाहिए था फायरिंग की ऑर्डर देने के पहले, ये उनके पहलू से एक मानवीय भूल हो गई। मगर इस मानवीय भूल के चलते कितने निर्मम, कितने निर्दोष निहत्थे भारतीयों की जान गई, इसका कोई भी पछतावा उन्हें नहीं हुआ। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ फ्रेंड्स, उसी वक्त आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो उन्हें मिली थी, वो उन्होंने रिनाउंस कर दिया था, लौटा दिया था। गांधी जी ने भी जो केसरी हिंद की उपाधि उन्हें मिली थी, उन्होंने लौटा दिया था। ये इस तरह हत्या करना निर्दोष लोगों की, ये कहीं से भी, किसी भी मानवता के कोने से ये जायज़ नहीं था, और इसका विरोध भारत के हर कॉर्नर से, हर तबके से लोगों ने किया। ठीक है, अब उधम सिंह, आपको पता होगा उधम सिंह उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये सारी घटनाओं को देख रहे थे, और इन्होंने 1940 में लंदन में जाकर माइकल ओडायर को गोली मारी थी। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने जलियांवाला बाग, बाद में उधम सिंह को भी फांसी हो जाती है, लेकिन उन्हें उस चीज़ का कोई मलाल नहीं रहता है। उन्हें बस इस चीज़ की तसल्ली रहती है कि उन्होंने अपनी धरती पे हुए अन्याय का बदला लिया था। ठीक, इस तरह वो लंदन जाकर और माइकल ओडायर को गोली मारते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कैसे कैसे इवेंट्स चली हमारे इतिहास के अंदर। इसके बाद हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि एक बेहद इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से तो लोग दुखी थे ही, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भारत की परिस्थिति उन दिनों बनी, हाई इन्फ्लेशन, हाई पॉवर्टी, महामारी, बेरोजगारी, भूखमरी से जो लोग गुजर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसी के साथ जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी भी आके जुड़ती है, उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट से इस मूवमेंट का सपोर्ट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है, देश की इकोनॉमिक एकदम रास्ते पर आ जाती है, लोग भूखमरी से गुजरने लगते हैं, हाई इन्फ्लेशन की समस्या रहती है। और उन्हीं दिनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो एलाइज करते हैं सेंट्रल पावर्स के साथ, यानी तुर्की के साथ, जो हार्श ट्रीटमेंट इनका देखने को मिलता है।
उस समय जो तुर्की के जो खलीफा हुआ करते थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे। एंटायर मुस्लिम जो वर्ल्ड है, जो मुस्लिम कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में है, उनके स्पिरिचुअल लीडर भी तुर्की के खलीफा को ही वो लोग अपना मानते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो तुर्की की जो हालत इन्होंने करी, इतना हमिस ट्रीट किया तुर्की को, इसके खलीफा को पहले तो पोजीशन से हटाया, उसके बाद तुर्की को ट्रीटी ऑफ सर्स के द्वारा, ये आप फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सर्स जो 1920 में, अगस्त 1920 में साइन किया गया तुर्की के साथ, एलाइज पावर्स ने साइन किया था। इसके तहत इसे रिनाउंस करना पड़ा, इसके जो भी इलाके थे अरब एशिया में, इसने अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को रिनाउंस करना पड़ा। रिनाउंस टेरिटोरियल क्लेम्स ओवर अरब एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। उसके बाद जो ओटोमन एम्पायर को इन्होंने एबॉलिश कर दिया, दे एबॉलिश द ओटोमन एम्पायर, ठीक है। खलीफा को पद से हटा दिया। इससे मुस्लिम कम्युनिटी के को भी काफ़ी झटका लगा। जो ब्रिटिशर्स ने तुर्की के साथ किया, इससे विश्व की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी गुस्सा गई, और इस मुस्लिम कम्युनिटी का ही हमें एक प्रोटेस्ट देखने को भारत में देखने को मिला, खिलाफत मूवमेंट के तौर पर। राइट फ्रेंड्स, देखिए उन दिनों 1920 में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो देखने को मिलती है, खिलाफत मूवमेंट में जब ये आगाज होना था इस मूवमेंट का, और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, तो उसके प्रेसिडेंट कौन बनाया गया पता है आपको? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी गठित हुई, और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं नन अदर देन गांधी जी, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। हालांकि उस दिनों कई मुस्लिम लीडर्स थे और अव्वल दर्जे के मुस्लिम लीडर्स थे, लेकिन तब भी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को प्रिसाइड करते हैं गांधी जी। ये एक चरम एग्जाम्पल था, ये एक हाई एग्जाम्पल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। इसके बाद फ्रेंड्स, जब नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट चल रहा होता है और ये लोग लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमर तोड़ने पे लगे रहते हैं, उसे वीकेंड करने पे लगे रहते हैं, उन्हीं समय में चौरी चौरा का इंसिडेंट हो जाता है। जब ये मूवमेंट चलती रहती है, चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, उन दिनों यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था तो ये यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा है, और वहाँ एक इंसिडेंट हो जाती है, जिस इंसिडेंट के बाद गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं ठीक है फ्रेंड्स। नॉन कॉपरेशन चौरी चौरा का जो इंसिडेंट होता है, ये बेसिकली, मैं इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है, ये मेनली होता है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो लिकर सेल को प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उन पर कुछ पुलिसमैन फायर कर देते हैं इनिशियली, और गुस्साई भीड़ पुलिस चौकी को ही आग लगा देती है चौरी चौरा में। इससे गांधी जी काफ़ी इस वायलेंट एक्ट से दुखी होते हैं, और चौरी चौरा का इंसिडेंट जो कि February 4 1922 में घटती है, उसके बाद से, इस इंसिडेंट के बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं। हालांकि जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी विड्रॉ करते हैं, तो कई लीडर्स थे जो गांधी जी के इस फैसले से नाखुश भी दिखते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये चित्तरंजन दास। इनको लगता है कि ये सही फैसला नहीं किया गांधी जी ने, ठीक है। लाला लाजपत राय, इनको भी लगता है कि ये कोई सही फैसला नहीं किया गांधी जी ने, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एकदम पीक टाइम पे विड्रॉ करना सही नहीं था। हालांकि लीडर्स की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है, गांधी जी ने भी झेला, लेकिन उस वायलेंट वारदात के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। अब फ्रेंड्स, एक इसमें इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, तो कांग्रेस के 2 सेशंस उसमें हुए थे। एक सेशन तो बहुत जल्दी ही स्पेशल सेशन हुआ था सितंबर 1920 में। ऐसे हम देखते हैं कि आईएनसी के जितने सेशन है वो दिसंबर के महीने में होता है, मगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय सितंबर 1920 में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, जिसमें प्रूव करती है
आईएनसी की जो कमेटी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी अप्रूव करती है नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट को, ठीक है, इस स्पेशल सेशन में। और उसके बाद ये कलकत्ता में ये सेशन होता है, और उसके बाद एज यूजुअल जो दिसंबर में 1920 का सेशन होता है, उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फुल अप्रूवल दिया जाता है, और इसमें गोल जो आईएनसी का वो शिफ्ट किया जाता है टुवर्ड्स, मतलब ये इसमें ये जो गोल रहता है अब ये हो जाता है कि अब स्वराज अचीव करना है थ्रू स्वराज अचीव करना है थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, अब यहाँ से मास स्ट्रगल पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल जो बाकी के मूवमेंट्स में भी हम आगे हिस्ट्री में देखते हैं कि अब मास स्ट्रगल किया जाता है, चाहे वो सॉल्ट नमक सत्याग्रह हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो 1930 का, या तो फिर हम उससे बड़ा सत्याग्रह देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट देखते हैं 1942 का। अब एक बड़े पैमाने पे मास स्ट्रगल का आगाज होता है, ठीक है। और साथ ही दिसंबर 1920 सेशन में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ की फॉर्मेशन की बात कही जाती है, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस में हर प्रोविंसेस में ये फॉर्मेशन होगी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़, इसके फॉर्मेशन को लेके सहमति बनती है। और 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया जाता है, जो डे टू डे अफेयर्स देखेगी आईएनसी के वर्किंग का, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, तिलक स्वराज फंड, चूंकि तिलक साहब 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, तिलक साहब का निधन हो जाता है, तो तिलक स्वराज फंड भी गठित किया जाता है, जिसमें चंदा लिया जाता है लोगों से, तिलक स्वराज फंड। और उन दिनों इस तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए का डोनेशन आता है, 1 करोड़ रुपीज़, एक बहुत बड़ी बात थी उन दिनों, ये रकम बहुत मायने रखता था। लेकिन राष्ट्रवाद की ऐसी ज्वाला जली थी लोगों में, इतना आक्रोश था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति कि उन दिनों लोग बढ़ चढ़ के सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये मैंने आपको बताया कैसे चौरी चौरा इंसिडेंट को गांधी जी ने विड्रॉ किया। आप उम्मीद है मैंने सारा इजी लैंग्वेज में कोशिश करी है कि आपको पढ़ाऊँ मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्वराजिस्ट्स को देखेंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे, साइमन कमीशन रिपोर्ट देखेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी देखेंगे। जल्दी मैं एक लेक्चर करंट अफेयर्स पे लाऊंगी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके 71st बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आप उसको ज़रूर रिवाइज करके जाएं एग्ज़ाम देने। ये हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें बताया, और ताकि आपको आसानी हो याद रखने में, आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। परीक्षा जहाँ जहाँ नज़दीक आ रही है फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि कोई नई चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ी हुई चीज़ों को ही रिवाइज करते रहेंगे। यही एक स्ट्रैटेजी है जब एग्ज़ाम नज़दीक हो। और हंसते मुस्कुराते रहें, और चलते चलते आपके हौसला अफजाई के लिए मैं एक लाइन पढ़ती हूँ आपके लिए, कि कहते हैं शख्सियत निखरती है मुसीबतों से ही लड़कर। कहते हैं शख्सियत निखरती है मुसीबतों से ही लड़कर, उस झरने का क्या जो कभी चट्टानों से ही ना गुजरे। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन।